नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और इससे पहले की क्लास में हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमने डिजीज़ को देखा था एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़ देखी थी, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ के बारे में जाना था, साथ में उसके आइसोलेट डिजीज़ को भी हमने देखा था और जो प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़ हैं उसके बारे में हमने देखा था, जिसमें 4 थ्योरी दी गई थी। जिसमें पहला था सुपरनेचुरल थ्योरी, जिसमें हम लोगों ने मंत्रों को और भूतों को एक डिजीज का कारण बताया करते थे पहले के टाइम में, जो कि नकारा गया उस चीज़ को। और फिर उसके बाद आई जर्म थ्योरी जो कि लुईस पाश्चर द्वारा दी गई थी। उन्होंने किसी भी डिजीज को होने के लिए एक जर्म्स को रिस्पॉन्सिबल माना गया, लेकिन उस थ्योरी को भी और साइंटिस्टों द्वारा नकारा गया। फिर उसके बाद जो आई वो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी थी। एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी में हमने देखा कि इसमें जर्म के साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं जो कि एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो उसी को हम आज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के रूप में देखते हैं कि क्या है। इंट्रैक्शन among the 3 constituents of epidemiological triads। epidemiological triad के 3 भाग होते हैं। एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट इज एसेंशियल टू डेवलप ए डिजीज, यानी कि किसी भी डिजीज को डेवलप होने के लिए इन तीनों का होना कहीं ना कहीं जरूरी होता है और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी डिजीज के लिए, और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो इसमें हम ट्रायड के रूप में ट्रायंगल को एक शो करते हैं। तो पहला है एजेंट। एजेंट में हम लोग देखते हैं कि एजेंट होता क्या है। एजेंट यानी कि वो जो किसी डिजीज को कॉज करे होस्ट के अंदर, यानी कि होस्ट, मान लीजिए किसी इंसान को कि वो होस्ट है। अब वो होस्ट है तो एजेंट कोई भारी पार्टिकल्स जो कि होस्ट के अंदर आके उसके अंदर बीमारी कॉज करता है। अब एजेंट में कौन कौन से एजेंट आते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट एंड मैकेनिकल एजेंट, जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। अब होस्ट में यानी मैंने बता ही दिया होस्ट में। अब होस्ट में क्या होता है कि होस्ट जो इफेक्ट करती है डिजीज को, वो एज भी इफेक्ट करती है, सेक्स भी इफेक्ट करता है, फूड एंड जेनेटिक, प्रोफेशन, कस्टम, हैबिट एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये भी कहीं ना कहीं एक डिजीज को डेवलप होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में हम देख लेते हैं फिजिकल एनवायरमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट एंड सोशल एनवायरमेंट, यानी कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के बाद किसी डिजीज को डेवलप करते हैं। आगे देख लेते हैं इसी के बारे में। तो इसमें हम पहले देखते हैं एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट आर बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं वो हम लोग जर्म्स में इंक्लूड करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, जो कि एक डिजीज को कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड सेकंड है न्यूट्रिशनल एजेंट। न्यूट्रिशनल एजेंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि इनकी डिफिशियंसी होने या इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में होने में कहीं ना कहीं एक डिजीज को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, ये डिजीज कॉज करती है। सेकंड है न्यूट्रिशनल एजेंट। न्यूट्रिशनल एजेंट क्या होता है, यानी कि जो हम खाते हैं, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, मतलब जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनकी हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में ना होने पे कहीं ना कहीं एक डिजीज कॉज होती है। थर्ड है मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट में हम देखते हैं इंजरीज, फ्रैक्चर एंड वुंड्स, यानी कि हमें किसी प्रकार से किसी एक्सीडेंटल हमें कोई इंजरी हो जाना, जो कि हम मैकेनिकल एजेंट के थ्रू देखते हैं। उस इंजरी से हमें फ्रैक्चर हो जाना या हमारे एक वुंड हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल इंजरी है
जो कि एक एजेंट का कार्य करती हैं। फोर्थ है केमिकल एजेंट। इसमें हम लोग गैस, एसिड एंड बेस, डस्ट, स्मोक कैन लीड डिजीज, यानी कि इसमें गैस डिजीज को कॉज कर सकती है। एसिड बेस, जो हमारी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस होता है, जो एसिड की मात्रा है, बेस की मात्रा यदि अधिक या ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं डिजीज कॉज होगी। डस्ट से हमें काफ़ी सारी एलर्जिक होती हैं और जिससे जो बीमारी है वो डेवलप हो सकती है। स्मोक से डेवलप हो सकती है। फिफ्थ है हम सोशल एजेंट देखते हैं। सोशल एजेंट में पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रिंकिंग एंड एल्कोहल, यानी कि जो सोशल एजेंट है उसमें एक तो गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है किसी भी डिजीज होने का, क्योंकि अगर गरीबी हो तो डेफिनेटली हम जो न्यूट्रिएंट्स पदार्थ हैं वो अपने खा नहीं सकते। दूसरा इलिटरेसी, यानी यदि हमें एजुकेशन ही नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें किसी ना किसी प्रकार से शिक्षा के अभाव के कारण भी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। प्रोस्टिट्यूशन एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल, और ड्रिंक करने से भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। अब हम सेकंड देख लेते हैं। एजेंट के बाद हमने देखा होस्ट। होस्ट में हम देख लेते हैं होस्ट फैक्टर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप, यानी कि होस्ट फैक्टर को क्लासिफाई किया गया है निम्न ग्रुपों में। तो उसमें पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर। डेमोग्राफिक फैक्टर में जन संबंधी These include individuals, sex, एजेंट, etc. यानी कि इनमें सेक्स और एज को डिफाइन किया गया है। Some diseases are common in children. तो कुछ जो बीमारियां हैं वो मोस्ट ऑफ बचपन में होती हैं, लाइक मीजल्स, एंड सम अदर आर मोर प्रिवलेंट इन ओल्ड एज। और कुछ जो बीमारियां हैं वो हमें ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं ज़्यादातर, जैसे लाइक इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, कैटरैक्ट यानी आंखों की डिजीज होती है। एंड वुमेन एंड मैन, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्त्रियों में होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेल में होती हैं, यानी पुरुष में होती हैं। सेकंड है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में डिजीज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स और जेनेटिक डिजीज, यानी कि जो हमारा आनुवांशिक जो डिजीज हैं उनको हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर में देखते हैं, जो कि हमें हमारे माता पिता से ही मिलती हैं। कंजेनाइटल डिजीज एंड डायबिटीज, तो लाइक कंजेनाइटल यानी कि जन्म के साथ जब जो डिजीज होती है हमें वो, एंड डायबिटीज मधुमेह। तो आगे देखते हैं इसका। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में देखते हैं हम, इसमें एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमें अच्छी एजुकेशन होगी तो हम अच्छे से खाना पीना जानते हैं, चीज़ों के अच्छा क्या बुरा उसके बारे में हम जानते हैं। हाउसिंग यानी कि हमारा जो घर है वो एक साफ वातावरण या स्वच्छ जगह पे हो, जिससे कि हमारे घर के आसपास कोई बीमारी ना हो, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी को कम करने का एक कार्य करती है। तीसरा मैरिटल कंडीशन। मैरिटल यानी कि पति पत्नी संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उससे फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। एंड प्रोफेशन में यानी उद्योग में जो देखा जाता है कि उद्योग, अगर कुछ लोग ऐसे उद्योग करते हैं जिनसे बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लाइक रुई का काम या कोयले के खानों में काम करना, तो वो कहीं ना कहीं डिजीज को कॉज करते हैं, कॉज करने वाले फैक्टर होते हैं। एंड फोर्थ है लाइफस्टाइल फैक्टर। इसमें हम देखते हैं कस्टम यानी रिवाज। कई सारी रिवाजें ऐसी होती हैं तो जो कहीं ना कहीं डिजीज को कॉज कर सकती हैं। एंड रिचुअल यहाँ धार्मिक संस्कार। मॉरल्स, वैल्यू एंड हैबिट, हमारी नैतिक वैल्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल को इफेक्ट करते हैं।
अब हम देख लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं। हमने होस्ट देख लिया, एजेंट देख लिया, अब हम देख लेते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया है, फिजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड साइकोसोशियल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, एयर, यदि एयर हमारी शुद्ध है तो कहीं ना कहीं हमारी बीमारी कम होने के चांसेस कम रहते हैं। सीजन यानी कि मौसम, विंटर सीजन लाइक इसी तरीके से, क्योंकि सर्दियों में कुछ अलग बीमारियां होती हैं और गर्मियों में कुछ अलग बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वाटर, अगर वाटर शुद्ध होगा तो डेफिनेटली हमें बीमारी कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर वाटर पॉल्यूटेड होगा, गंदा वाटर होगा, हमारे पीने योग्य नहीं होगा और हम उसे पी लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी कॉज करते हैं। लैंड यानी कि जमीन, टेम्परेचर, लाइट एंड नॉइज, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बीमारी का फैक्टर्स हैं जो कि बीमारी को प्रभावित कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को प्रभावित कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट, यानी कि एनिमल, किसी एनिमल के काटने से या किसी की छूने, किसी पशु को छूने से या उसके काटने से बीमारी होना। इंसेक्ट इसमें भी किसी कीड़े के काटने से दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट होना। रोडेंट यानी कि गिलहरी लाइक चूहे जो कतरने वाले होते हैं। एंड थर्ड है साइकोसोशियल, इसमें कस्टम, रिवाज, फेथ एंड एजुकेशन, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक बीमारी को इफेक्ट करते हैं कि वो कॉज भी कर सकती है और नहीं भी। तो हमने देखा कि अपने इस क्लास में देखा हमने कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या क्या आता है और उसके बारे में डिटेल में जाना। यदि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।